नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज में, हूं आपके साथ तुषार कौशिक। शामली से पहली खबर, महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुटे हैं। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पंचायत में पहुंचे हैं किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कई नेता भी महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जिले में पहले से लागू है धारा 144। शामली में होने वाली महापंचायत को नहीं मिली है अनुमति। एसडीएम ने कई कारणों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने 26 जनवरी की हिंसा का भी हवाला दिया है। महापंचायत को लेकर आरएलडी ने किया है ऐलान, पंचायत तो होकर रहेगी। तो शामली महापंचायत में संख्या में यहां आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे हैं। प्रशासन ने 26 जनवरी की हिंसा का भी हवाला दिया है। तो फिलहाल महापंचायत को लेकर आरएलडी ने किया ऐलान, पंचायत तो होकर रहेगी। महापंचायत को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो शामली महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुटे हैं, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं है। आरएलडी का कहना है कि महापंचायत तो हर हाल में होकर रहेगी। फिलहाल देखना होगा कि यहां पर किस तरह का संघर्ष अब नजर आता है, क्योंकि सपा और रालोद के नेता भी शामिल होने पहुंच गए हैं। भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं। तो आपको एक बड़ा अपडेट इस वक्त ये दे दें कि जयंत चौधरी भी महापंचायत में शामिल होने के लिए शामली पहुंच गए हैं। जयंत चौधरी आरएलडी के उपाध्यक्ष पहुंच चुके हैं शामली और महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि पहले ही वो इस बात को कह चुके हैं कि महापंचायत तो होकर रहेगी। प्रशासन की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद एक भारी संख्या है जो किसानों की है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की है, आरएलडी के नेताओं की है। और ऐसे में अब प्रशासन की अनुमति है नहीं, और ये जो एक प्रेशर बिल्डअप होगा प्रशासन के ऊपर महापंचायत के लिए भारी भीड़ का, इस दौरान बेहद जरूरी होगा कि संजीदगी बढ़ती जाए, संवेदनशीलता बनाए रखी जाए, गंभीरता से प्रशासन इसको लेकर यहां इन्हें अगर रोकना चाहता है तो फिर रोके, क्योंकि एक 26 जनवरी की जो हिंसा है उसका यहां पर जिक्र किया गया। तो इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और आरएलडी के नेताओं का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। किसानों का भला और तीनों किसान कृषि कानूनों की वापसी। कितनी भीड़ आने की यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है? पंचायत में कोई अनुमान नहीं होता, लेकिन आप देख लीजिए, शुरुआत है, आगाज है अभी तो, अंजाम तो आप शाम तक देखिएगा। अच्छा, कितने राजनीतिक दल यहाँ मौजूद रहेंगे? इस समय कोई राजनीतिक दल इसमें मौजूद नहीं रहेगा, सब किसान मौजूद रहेंगे। पंचायत में मेन मुद्दा तो वही है, बिल वापसी का। जो काला कानून आया है इसको वापसी किया जाए, और पंचायत में तो सभी लोग आएंगे, सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। किसी तरह का कोई बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा यहाँ पे? बड़ा निर्णय अब जो पंचायत तय करेगी वो, उसके साथ सब किसान लोग हैं। तो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं। वहां पर एक बड़ी संख्या किसानों की वहां पर है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी महापंचायत में शामिल होने के लिए शामली पहुंच गए हैं। ऐसे में अब ये तस्वीर देखना होगा, क्योंकि प्रशासन की अनुमति है नहीं, और ऐसे में दूसरी तरफ जयंत चौधरी, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा वहां पर पहुंच चुका है। ऐसे में राजनीतिक दलों का वहां पर होना, राजनेताओं का वहां पर होना, किसानों के बीच में होना किस तरीके की स्थिति को बनाएगा, यह बहुत चिंतनीय सवाल होना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर प्रशासन की अनुमति नहीं है। लगातार अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम आपको देते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर वहां पर किसान पहुंच गए हैं। महापंचायत यहां पर होनी है। प्रशासन का यह कहना है कि 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई, उसके बाद यहां पर किसी को परमिशन नहीं दी जा सकती महापंचायत करने के लिए। तो शामली में होने वाली महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर मौजूद हैं। किसानों के बीच में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं किसान। लगातार कई शहरों में महापंचायतें हो रही हैं। तस्वीर आप देखिए, भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। तो भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात है। सभी को इंस्ट्रक्शन है कि किसानों को रोकना है, लेकिन किसी भी तरीके की सख्ती जब तक आदेश ना हो तब तक नहीं करनी है। भारी पुलिस बल तैनात यहां पर है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं उसमें साफ दिखाई देता है। फिलहाल आरएलडी के और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी संख्या में नेता वहां पर हैं। जयंत चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद है। महापंचायत यहां पर बुलाई गई है, क्योंकि तमाम शहरों में महापंचायतें बुलाई जा रही हैं। किसानों को एकजुट होने के लिए सीधे तौर पर महापंचायत के जरिए संवाद किया जा रहा है। तो महापंचायत को प्रशासन ने फिलहाल शामली में अनुमति नहीं दी है, और बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंच चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं।
इसके साथ ही साथ जयंत चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। एसडीएम ने कई कारणों का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी है। तो प्रशासन ने 26 जनवरी की हिंसा का भी हवाला दिया है। कई कारणों का जिक्र किया है एसडीएम की तरफ से कि अनुमति नहीं है इस महापंचायत की। तो वहीं शामली की महापंचायत में शामिल होने के लिए गुलाम मोहम्मद जोला पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गुलाम मोहम्मद जोला वही शख्स हैं जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पुराने सहयोगी हैं, लेकिन साल 2013 के दंगे के बाद नाराज होकर यूनियन से अलग हो गए थे और नया किसान संगठन उन्होंने बना लिया था। वहीं मुजफ्फरनगर पंचायत में गुलाम मोहम्मद जोला का एक बयान काफी वायरल हुआ। सुनिए शामली महापंचायत को लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो यही रहेगा जो किसानों के 3 बिल पास कर रखे हैं वापस लेने में। अच्छा, आपने मुजफ्फरनगर पंचायत में आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, उसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या कहा था आपने? मैंने कहा था कि मैं कहा भाई तुमने 2 गलती कर रखी। एक गलती तो करी कि चौधरी अजीत सिंह द्वारा, और दूसरी गलती है कि मुसलमान मारे गए। अच्छा, अब उस गलती को सुधार लो, हमारे तमें उन्होंने सुधार लिया हमारे। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो बैठ के बनाऊंगा जी, लेकिन साथ रहेंगे, फटेंगे। मुद्दा तो यही रहेगा। संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले अपडेट दीजिए, वहां पर महापंचायत को लेकर एक भारी जमावड़ा है, प्रशासन की अनुमति है नहीं, अपडेट दीजिए वहां पर अभी तस्वीर क्या है? देखिए, कुछ ही सेकंड पहले यहाँ पर जयंत चौधरी पहुंचे हैं और जयंत चौधरी के पहुंचते ही जो पंचायत में एक जोश भर गया है। पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ जो है अपने नेता को देखकर खुश नजर आ रही है। पूरा उत्साह से अपने जो नेता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और अभी जो खाप चौधरी है उन्होंने पगड़ी पहनाकर जयंत चौधरी का स्वागत किया है। जी अच्छा, वहां पर प्रशासन की अनुमति नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, तो प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है क्या नेताओं की? देखिए, किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमें किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और अब तक जितनी भी हमने पंचायत की है वो बिना अनुमति के की है और प्रशासन भी इसमें पहले तो अनुमति नहीं दी, लेकिन अब किसी तरह की सख्ती कोई प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिली है। यानी कि अनुमति ना होते हुए भी प्रशासन एक भारी संख्या वहां पर मौजूद है, इसलिए अब रोक नहीं रहा। महापंचायत हो रही है तो होने दे रहा है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन कोई किसी तरह की सख्ती नहीं, कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है। जी अच्छा, महापंचायत में कौन कौन वहां पर पहुंच गए हैं? महापंचायत में सभी खास के मुखिया चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई नेता, यहाँ सपा के कई नेता मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर महापंचायत शामली में इकट्ठा हुए हैं, तमाम आरएलडी समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से किसान कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं होता या फिर राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ता, ऐसे में किसानों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या राजनीतिक दलों के होने पर उनको वहां पर गुरेज नहीं है? सचिन, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में लगता है सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है। तो शामली महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुटे हुए हैं और आप जिस तरह से अपडेट अभी हमारे संवाददाता सचिन दे रहे थे कि वहां पर रोक टोक नहीं की जा रही, प्रशासन ने हालांकि अनुमति नहीं दी थी, लेकिन भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी के नेता वहां पर मौजूद हैं, तो उन्हें महापंचायत करने दी जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने सभी विधायकों को एक खत लिखा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायक आईपैड खरीदने, ये कहा गया यूपी सरकार आईपैड के बिल का भुगतान करेगी। इस बार पेपरलेस होगी सदन की कार्यवाही। तो विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायक आईपैड खरीद लें, ये कहा गया। सीएम की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से आईपैड खरीदने का जो बिल होगा उसका भुगतान सरकार करेगी, यूपी सरकार उसका बिल देगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस बार पेपरलेस सदन की कार्रवाई होगी। पेपरलेस सदन की ओर बढ़ रही है यूपी सरकार और धीरे धीरे पेपरलेस पूरे सिस्टम को किया जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट बैठक को पेपरलेस किया जा चुका है। ऐसे में आने वाले समय में सदन की कार्रवाई भी पेपरलेस तरीके से की जाएगी। तो यूपी सरकार अब पेपरलेस होने जा रही है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि तमाम विधायक अब आईपैड खरीद लें सदन से शुरू होने से पहले, और इस बार आईपैड पर ही पूरी पेपरलेस कार्रवाई होगी, सदन की कार्रवाई पेपरलेस तरीके से होगी। तो विधानसभा सत्र से पहले खरीदें आईपैड, ये कहा गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, पेपरलेस हो जाएगी अब सदन की कार्रवाई, आईपैड खरीदने का निर्देश यहां पर तमाम विधायकों को दे दिया गया है। किस तरीके से ये पेपरलेस की पूरी प्रक्रिया चलेगी और सदन की कार्रवाई होगी?
बिल्कुल योगी सरकार जिस तरीके से ई ऑफिस प्रणाली पूरे प्रदेश भर में पहले ही 127 से ज्यादा विभागों में लागू कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी एक सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश में ई कैबिनेट व्यवस्था लागू की है। ई सचिवालय को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें ज्यादातर मंत्रियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, किस तरीके से वो अपने आईपैड के माध्यम से अपना काम करेंगे। उसके बाद अब विधानमंडल दल के जो सदस्य हैं उनकी ट्रेनिंग 11 और 12 फरवरी को होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बात कर रही है कि जो बजट सत्र हो वो पेपरलेस हो, जिसको लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं कि जितने भी विधान परिषद और विधान परिषद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, वो सभी अपने अपने खर्चे पर 50-50 हजार रुपए तक की कीमत का आईपैड खरीद सकते हैं, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये आईपैड खरीदने के बाद वो अपना बिल सरकार में लगाकर यह भुगतान प्राप्त कर पाएंगे, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। साथ ही साथ उसमें जो उत्तर प्रदेश की एनआईसी संस्था है उसने यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें विधायकों से जुड़ी हुई सारी चीजें उपलब्ध होगी। मसलन कि वो किस तरीके से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, कैसे अपना क्वेश्चन विधान परिषद या विधान मंडल में रखेंगे, किस तरीके की उनकी अपनी क्वेरीज होंगी, वो कैसे उससे कनेक्ट होंगे, अधिकारियों के साथ उनका कैसे कनेक्शन होगा, कोई पत्र या किसी प्रकार का दिशा निर्देश अगर विधायकों को जारी करना है तो इस आईपैड के माध्यम से वो जारी कर पाएंगे, जिसका सॉफ्टवेयर ने विकसित कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर कवायद तेजी के साथ चल रही है। ट्रेनिंग और 11-12 तारीख को होनी है, 18 ठीक है वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक और खबर पर आपसे जानकारी लूंगा। तो यही योगी सरकार अब विदेश में रोजगार पाने का मौका देगी। आपको बता दें कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की यह पहल है। 50,000 युवाओं को सरकार दिलाएगी फ्री ट्रेनिंग। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मुफ्त ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद विदेश में नौकरी करने के अवसर भी मिलेंगे। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग की ये पहल है। तो कौशल विकास विभाग की ये पहल के आधार पर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मुफ्त ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद विदेश में नौकरी करने के अवसर भी मिलेंगे। तो योगी सरकार इस तरफ भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। योगी सरकार विदेश में नौकरी पाने के, रोजगार पाने के मौके देने जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की ये पहल। यूपी के युवा पाएंगे विदेश में रोजगार। जी हां, कौशल विकास विभाग की युवाओं को रोजगार देने की यह पहल है। अमेरिका के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के माध्यम से यह मुफ्त ट्रेनिंग होगी। युवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। ट्रेनिंग के बाद कोर्सेरा इन्हें सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाएगा। तो कोर्सेरा से मिलने वाले सर्टिफिकेट की मान्यता विश्व के कई देशों में है। ट्रेनिंग के बाद विदेश में जाकर नौकरी करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, ये लर्निंग को लेकर जो कोर्सेरा का एक कोर्स है और इसके माध्यम से विदेशों में नौकरी पाना आसान होगा यूपी के युवाओं को, किस तरीके से ये पूरे लर्निंग प्रोग्राम को चलाया जाएगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को देश के साथ ही अगर वो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसको लेकर सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कौशल व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग की तरफ से आभा ऐप बनाया गया है, जिसके जरिए विदेश में किस तरीके के रोजगार की संभावनाएं हैं और क्या क्या उसके लिए जरूरी पाठ्यक्रम है और क्या उनके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, इससे संबंधित डिटेल आभा पर उपलब्ध होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका के जो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, जिसमें कोर्सेरा के माध्यम से ये निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें विभिन्न तरीके के जो काम विदेश में उपलब्ध हैं उनकी पूर्ण जानकारी होगी और ये जो ट्रेनिंग होगी ये पूर्णतः निःशुल्क होगी, जिसका खर्च उत्तर प्रदेश सरकार भरेगी। तो कहीं ना कहीं युवा अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर उस लायक बनेंगे कि वो किसी भी देश में काम कर सके जिस तरीके की रिक्वायरमेंट उन देशों में होगी। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल अब पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 50,000 युवाओं का डेटा तैयार किया है, जिनको इस अमेरिकी कोर्सेरा प्लेटफॉर्म के तहत ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, जिसके बाद इनको उत्तर प्रदेश सरकार के आभा जो व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मिशन का सॉफ्टवेयर है उसके जरिए से इनको जोड़ा जाएगा और जिसके बाद इनको आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे देशों में भी रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रोहतास ग्रुप के मालिकों के घर की कुर्की की गई। लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। रोहतास बिल्डर के मालिकों के घर की कुर्की की गई। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने यह कुर्की की कार्रवाई को किया है। पीयूष रस्तोगी, पंकज रस्तोगी, परेश रस्तोगी के घर की कुर्की की गई है। रोहतास ग्रुप पर 50 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। तो आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह कुर्की की कार्रवाई को किया गया। रोहतास बिल्डर के मालिकों के घर की कुर्की की गई। लखनऊ से यह खबर है। रोहतास ग्रुप रोहतास बिल्डर के मालिकों के घर की कुर्की की गई है। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष रस्तोगी, पंकज रस्तोगी और परेश रस्तोगी, इन सभी के घरों की कुर्की कर ली गई। जब कुर्की की जा रही थी उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ कमिश्नरेट ने यह कार्रवाई की है। लखनऊ से यह खबर, हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया गया। तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने कुर्की की कार्रवाई को किया है। रोहतास बिल्डर के मालिकों के घर की कुर्की की गई है। तो आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया गया। रोहतास बिल्डर के मालिकों के घर की कुर्की की गई है। तो रोहतास बिल्डर के मालिकों के घर की कुर्की हुई। लखनऊ में आपको बता दें 50 से ज्यादा मामलों में धोखाधड़ी के आरोप इनके ऊपर हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वाजपेयी, रोहतास ग्रुप के 3 मालिक के ऊपर कार्रवाई की गई, इन तीनों के घरों की कुर्की की गई है। मामला क्या है, किस तरीके के धोखाधड़ी के आरोप इनके ऊपर हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, रोहतास बिल्डर के ये 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें पीयूष रस्तोगी, अजय रस्तोगी और परेश रस्तोगी हैं, जिनके घर पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि राजधानी लखनऊ के विभिन्न थानों में इनके खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड के मामले दर्ज हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर इन्होंने लोगों से प्लाट और भूखंड आवंटन के नाम पर पैसा लिया, लेकिन बावजूद उसके उनको भूखंड का आवंटन नहीं हुआ। साथ ही साथ कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें इन्होंने जो वायदे किए थे फ्लैट को लेकर, वो पैसे तो इन्होंने लिए, लेकिन वो उस तरीके के फ्लैट उपलब्ध नहीं कराए। इस तरीके के धोखाधड़ी के मामले लखनऊ के विभिन्न थानों में इनके ऊपर दर्ज हैं। कल ही डीएम लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एलडीएच वीसी अभिषेक प्रकाश ने बैठक की थी, जिसमें ऐसी सभी फ्रॉड कंपनियों के जो भी मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी, जिसमें रोहतास बिल्डर भी शामिल था। कहीं न कहीं उसके बाद आज जिला प्रशासन की तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हजरतगंज एसीपी मौके पर हैं। ये हजरतगंज स्थित रोहतास बिल्डर का ऑफिस है, जहां पर उनके आवास भी हैं इन मालिकान के। वहां पर फिलहाल लखनऊ पुलिस की कार्रवाई जारी है और कहीं न कहीं अभी पुलिस फिलहाल ये नहीं बता रही है कितने रुपए की संपत्ति अब तक पुलिस की तरफ से जब्त की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं लखनऊ से यह बड़ी खबर है कि एलडीए के वीसी की तरफ से तमाम बिल्डर्स पर, ग्रुप्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें कई ऐसे बिल्डर हैं, जिस तरह से रोहतास ग्रुप के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई, शिप्रा ग्रुप के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई, तुलसियानी ग्रुप के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई एलडीए की तरफ से की गई है। लाइसेंस लेने के बावजूद डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे बिल्डर्स और इनके खिलाफ इस पर कार्रवाई कर ली गई है। एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया। तो रोहतास, शिप्रा और तुलसियानी बिल्डर का निरस्त होगा लाइसेंस। एलडीए उपाध्यक्ष की बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो रोहतास बिल्डर के मालिकों पर भी एफआईआर दर्ज हुई और कुर्की की कार्रवाई की गई है। रोहतास ग्रुप पर क्या आरोप हैं, किस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो हम आपको बताते हैं। रोहतास बिल्डर को 2015 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस मिला था, लेकिन अभी तक इसने इंटीग्रेटेड टाउनशिप को विकसित नहीं किया, डेवलप नहीं किया। बिल्डर ने टाउनशिप दिखाकर 2000 से ज्यादा लोगों से पैसा वसूल लिया है। बिल्डर की जालसाजी से लोग अपने मकान और प्लॉट के लिए अब इधर उधर भटक रहे हैं। रोहतास बिल्डर को 2015 में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस मिला था। तो यह बात हुई रोहतास बिल्डर की, लेकिन अब आपको बताते हैं तुलसियानी बिल्डर के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, आखिर क्या और क्यों की गई। तुलसियानी बिल्डर ने लाइसेंस लेने के बाद डीपीआर नहीं जमा किया। तुलसियानी बिल्डर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस 18 अगस्त 2015 को लिया था। कंपनी में 60.64 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस लिया था। बिल्डर नई जेल रोड पर टाउनशिप विकसित करना चाहता था।
लेकिन करीब 6 साल बीतने के बावजूद भी डीपीआर दाखिल तक नहीं हुई। तो अब बात करते हैं शिप्रा बिल्डर की, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। आखिर क्यों की गई, यह भी हम आपको बता देते हैं। शिप्रा बिल्डर ने 372 एकड़ का लाइसेंस लिया, लेकिन डेवलप नहीं किया। 2015 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस दिया था। एलडीए में डीपीआर जमा किया, लेकिन जमीन से संबंधित दस्तावेज एलडीए को नहीं दिए गए। शिप्रा बिल्डर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नियमों का भी पालन नहीं किया।